हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पीसी क्लासेस में। और मैं हूं प्रशांत चक्रवर्ती और मैं आप लोग सामने आज एक नया टॉपिक क्लास 12 का चैप्टर 1 मानव भूगोल प्रकृति एवं विशेष क्षेत्र, जैसे कि स्क्रीन में देख पा रहे हैं आप, आपके लिए लाया हूं। और ये लेसन बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है, ज्योग्राफी चैप्टर से है। आइए लेसन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। भूगोल, ज्योग्राफी। देखिए, लिखा है कि ज्योग्राफी दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है जिनका अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन, डिस्क्राइब ऑफ अर्थ। एक भूगोल वेता रहे थे इरेटोस्थनीज, इन्हीं को भूगोल का जनक माना जाता है। तो भूगोल को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। आइए देखते हैं भौतिक भूगोल और मानव भूगोल में क्या अंतर है। भौतिक भूगोल, आधुनिक मानव भूगोल का जनक फ्रेडरिक रेडजल को माना जाता है। यानी फ्रेडरिक रेडजल जो है आधुनिक मानव भूगोल का जनक है। इन्होंने अपनी एक किताब जिसका नाम है एंथ्रोपोजियोग्राफिया के अंदर मानव भूगोल का वर्णन किया था। मानव भूगोल की परिभाषा रेडजल के अनुसार है कि मानव भूगोल मानव समाज और पृथ्वी के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। मतलब रेडजल जो है, इनका मानना है कि मानव भूगोल जो है मानव समाज और पृथ्वी के बीच संबंधों को दर्शाता है, संबंधों का एक अध्ययन है, एक स्टडी है। ये रेडजल का मानना है। और रेडजल कौन है? मैंने बताया कि रेडजल जो है वो आधुनिक मानव भूगोल का जनक है और इनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है और जिसके अंदर ये बात लिखी गई थी। और इस किताब के लेखक भी फ्रेडरिक रेडजल ही है, जिनका नाम और पुस्तक का नाम है एंथ्रोपोजियोग्राफिया। और इन्हीं में ये बातें लिखी गई थी। कौन सी बातें? कि मानव भूगोल जो है मानव समाज और पृथ्वी के बीच के संबंधों का अध्ययन है, एक स्टडी है। उनके बाद इन्हीं का एक शिष्या जिनका नाम है एलन सी सैम्पल, ये अमेरिका से बिलोंग करती थी। इनकी शिष्या हैं, यानी फ्रेडरिक रेडजल की ही शिष्या हैं, एलन सी सैम्पल, जो अमेरिका से हैं। इन्होंने भी एक अपने ओर से एक एग्जाम्पल, मतलब एक अपने ओर से एक परिभाषा, एक डेफिनेशन जो है मानव भूगोल के बारे में बताया था। इनका कहना था कि मानव भूगोल जो है मानव भूगोल स्थित पृथ्वी और क्रियाशील मानव, मतलब स्थिर पृथ्वी और चंचल मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन। स्थिर पृथ्वी मतलब पृथ्वी रुकी हुई है और मानव गतिशील है, इसी के बीच के संबंधों का अध्ययन जो है ये मानव भूगोल है। तो दोनों का डेफिनेशन मानव भूगोल के बारे में अलग अलग है। आइए मानव भूगोल की विचारधाराएँ देखते हैं कि मानव भूगोल की विचारधाराओं से हमारा अभिप्राय अलग अलग वैज्ञानिकों के मानव भूगोल को देखने के नज़रिए से है। साधारण शब्दों में कहें तो आज तक मानव भूगोल के अनेक वैज्ञानिक हुए, जिनमें से अभी हम लोग दो ऊपर देख चुके हैं। तो बहुत सारे वैज्ञानिक हुए। उन सब वैज्ञानिकों ने जिस प्रकार मानव और पृथ्वी के संबंधों को देखा, उन्हीं से ही भौगोलिक विचारधाराएँ बनी है। इसमें कोई दो मत या दो राय नहीं है। मानव भूगोल की 3 विचारधाराएं हैं। अभी मैंने मानव भूगोल की 2 शाखाएं पढ़ा था। ये आप देखिए विचारधाराएं क्या है। एक है नियतिवाद, एक है संभववाद और एक है नवनिश्चयवाद। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और अहम टॉपिक है। और ये जो वर्ड आपके सामने लिखा हुआ नियतिवाद, संभववाद, नवनिश्चयवाद, एग्ज़ाम में आई एम डैम श्योर कि एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है और इस बार भी आने की संभावनाएँ हैं, इसलिए इनको अच्छे से पढ़ लीजिए। निश्चयवाद क्या है या नियतिवाद क्या है? देखिए, यह विचारधारा मानव भूगोल की प्रारंभिक विचारधाराओं में से ही एक है। इसके अंतर्गत उस मानव का जिक्र किया गया है जो आदिम था और पृथ्वी से डर कर रहता था। उसने खुद को पृथ्वी के अनुसार ढाल लिया था क्योंकि वह पृथ्वी को प्रभावित नहीं कर सकता था। इसकी विशेषताएं क्या है? प्रौद्योगिकी का स्तर निम्न था, मानव विकास ना के बराबर था, मानव प्रकृति के सुनता था और उसकी पूजा करता था और उससे डरता था। मानव सीधे तौर पर प्रकृति पर निर्भर था और वह किसी भी रूप में पृथ्वी को प्रभावित नहीं कर सकता था। ये नवनिश्चयवाद का ही एक एग्जाम्पल था। इस विचारधारा के अनुसार पृथ्वी ज़्यादा शक्तिशाली थी और वह मानव को अपने अनुसार चलाती थी। ठीक है। उसके बाद उदाहरण के लिए जैसे दिखाया गया है कि पुराने समय में, एंशियंट टाइम पर क्या होता था, प्राचीन समय में जब मानव आदिवासी था तो बारिश ना होने पर वह सिंचाई के अन्य साधन ना ढूंढकर पृथ्वी की पूजा करने और उसे खुश करने में लग जाता था।
ताकि बारिश हो सके और वह अच्छे से खेती कर सके। तो मानव का प्रकटीकरण क्या देखिए कि निश्चयवाद की स्थिति को ही मानव का प्रकटीकरण कहा जाता है। इस स्थिति के अंदर मानव ने पृथ्वी के अनुसार जीना सीखा और मानव के पृथ्वी का प्रभाव ज़्यादा था, मानव के ऊपर जो है पृथ्वी का प्रभाव ज़्यादा था। इसके समर्थक रेटजेल यानी फ्रेडरिक रेटजेल और हम्बोल्ट थे। ये दोनों जो थे ये मानते थे कि मानव के ऊपर पृथ्वी का प्रभाव ज़्यादा था। उनके बाद मानव का प्रकटीकरण कैसे हुआ कि निश्चयवाद की स्थिति को ही मानव का प्रकटीकरण कहा जाता था। इस स्थिति के अंदर मानव ने पृथ्वी के अनुसार जीना सीखा और मानव के ऊपर पृथ्वी का प्रभाव ज़्यादा था। ये बात तो मैं अभी तुरंत बताया, रिपीट हो गया है। संभववाद का देखिए कि संभववाद इस विचारधारा के समर्थक थे विडाल डी ला ब्लास। नाम थोड़ा डिफ़िकल्ट है, कठिन है, लेकिन याद रखिएगा कि संभववाद का जो विचारधाराएँ दी थी वो है विडाल डी ला ब्लास। यह विचारधारा निश्चयवाद के आगे की स्थिति का वर्णन करती है। जब मनुष्य का विकास हुआ और वह प्रकृति के नियमों को समझने लगा, तो प्रकृति के नियमों को समझने के बाद मनुष्य ने प्रकृति को प्रभावित करना शुरू किया और अपने अनुसार प्रकृति को ढालना शुरू किया। इसके पहले जो बात बताया मैंने उसमें क्या था, मनुष्य जो कमज़ोर था, पृथ्वी शक्तिशाली थी। इसी वजह से मनुष्य प्रकृति को मनाने के लिए उनकी पूजा करते थे, मतलब प्रकृति मनुष्य को चलाते थे। यहाँ पर उल्टा हो रहा है कि मनुष्य ने प्रकृति को प्रभावित करना शुरू कर दिया और अपने अनुसार प्रकृति ढालना शुरू किया है। ये है आपका संभववाद, मतलब इसके समर्थक थे विडाल डी ला ब्लास। उनके अनुसार ये कहना था कि निश्चयवाद का आगे स्थिति का वर्णन करती है। उनके बाद देखिए क्या होता है कि मनुष्य पृथ्वी से स्वतंत्र होकर रहने लगा, अपने अनुसार पृथ्वी को बदलने लगा। मानव पृथ्वी पर उपस्थित संसाधनों का प्रयोग करना सीख गया। मानव उदाहरण के लिए मानव ने गर्मी से बचने के लिए कूलर और सर्दी से बचने के लिए स्वेटर बनाना सीख लिया। फिर होता है प्रकृति का मानवीकरण। प्रकृति का मानवीकरण उस स्थिति को कहा गया है जब मनुष्य प्रकृति के नियमों को समझकर प्रकृति को प्रभावित करने लगा। यूँ कहिए कि नियतिवादी विचारधारा में जहाँ मनुष्य पृथ्वी के अनुसार रहता था, अब उसने पृथ्वी को अपने अनुसार परिवर्तित करना सीख लिया, मैंने जस्ट ऑपोजिट उल्टा कर दिया। इसे ही प्रकृति के मानवीकरण कहा गया है। फिर से सुन लीजिए कि प्रकृति का मानवीकरण क्या है, तो इसका आंसर यही आएगा कि प्रकृति का मानवीकरण उस स्थिति को कहा गया है जब मनुष्य न प्रकृति के नियमों को समझकर प्रकृति को प्रभावित करने लगा। यानी पहले मनुष्य प्रभावित होता था प्रकृति के द्वारा, अब प्रकृति मनुष्य को प्रभावित करने लगा। तो नियतिवाद विचारधारा में जहाँ मनुष्य पृथ्वी के अनुसार रहता था, अब उसने पृथ्वी को अपने अनुसार परिवर्तित करना सीख लिया। इसे ही मानव का प्रकटीकरण कहा गया है। अब देखिए नवनिश्चयवाद। यह नवनिश्चयवाद मतलब यह निश्चयवाद और संभववाद के बीच का रास्ता था, नवनिश्चयवाद। इसे रुको और जाओ निश्चयवाद भी कहा जाता है, यानी रुको और जाओ। इसके अनुसार मनुष्य ना तो पूरी तरह से प्रकृति को बदल सकता है और ना ही प्रकृति पूरी तरह से मनुष्य को प्रभावित कर सकती है। मानव केवल प्रकृति के नियमों को समझकर पृथ्वी को अपने अनुसार मतलब अपने रहने के अनुसार बना सकता है। फिर से समझिए क्या बताया गया यहाँ पर कि नवनिश्चयवाद क्या है, कि नवनिश्चयवाद जो है, जो हमने निश्चयवाद पढ़ा जिसमें प्रकृति जो थी शक्तिशाली हुआ करता था, मनुष्य क्या करते थे उनके अनुसार काम करते थे। जब संभववाद आया विडाल डी ला ब्लास का, वही विचारधारा के प्रवर्तक वही थे, तो उसने कहा कि अब उल्टा हो गया है, मतलब अब प्रकृति को मनुष्य ने अपना गुलाम बना लिया है, मतलब प्रकृति जो है मनुष्य के अनुसार काम करेगी। तो ये दोनों के बीच का रास्ता निकल कर आया नवनिश्चयवाद का रास्ता। इनके अनुसार इनका विचारधारा थी कि रुको और जाओ। इनने यही कहा, इसके अनुसार बात थी कि मनुष्य ना तो पूरी तरह से प्रकृति को बदल सकता है और ना ही प्रकृति पूरी तरह से मनुष्य को प्रभावित कर सकती है। मानव केवल, फिर से सुनिए, मानव केवल प्रकृति के नियमों को समझकर पृथ्वी को अपने रहने अनुसार बना सकता है। यह विचारधारा ना तो निश्चयवाद की तरह पूर्ण रूप से प्रकृति को मनुष्य से ऊपर दिखाती है और ना ही संभववाद की तरह मानव को प्रकृति से ऊपर दिखाती है। यह दोनों के बीच का रास्ता दर्शाती है, इसलिए इसको रुको और जाओ का नारा मतलब विचारधारा कहा गया है। देखिए अब मानव भूगोल के कुछ क्षेत्र हैं, जैसे नगरीय भूगोल, जनसंख्या भूगोल, आर्थिक भूगोल, आवास भूगोल और सामाजिक भूगोल।
इस तरह मानव भूगोल के कुछ शाखाएँ भी हैं। तो हम लोग आगे देखते हैं इनके बारे में। लेसन 1 में इतना ही है, मैंने इसको डिटेल्स में पढ़ा कर रखा है, आप चाहे तो देख सकते हैं। मैं लाइव क्लास में इसको पूरा पढ़ाया हूँ और फिर आगे एक कुछ नए टॉपिक के साथ कुछ नए क्वेश्चन लाएंगे, हम लोग कुछ नए चैप्टर लेकर आएंगे। तब तक के लिए अगर इस वीडियो को अच्छा लगा तो कृपया अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक नए नए वीडियो हर रोज़ जो है अप टू डेट पहुँच सके। हैव अ नाइस डे।